जीपीसी बीकानेर से लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 204 सब्जेक्ट में हमारा ट्रांजिस्टर बायस स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो जो ट्रांजिस्टर है उसमें हमें स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है, जो हमारा स्थायित्व गुणांक है, उसकी वैल्यू कम से कम रखना चाहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि तापमान या कंपोनेंट को रिप्लेस करने पर, तापमान के परिवर्तन या कंपोनेंट को हम यदि रिप्लेस भी करें तो भी हमारा सर्किट की बायसिंग कंडीशंस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो उसको स्थायी रखने के लिए दो तरह की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। पहली स्टेबलाइजेशन टेक्निक, दूसरी कंपनसेशन टेक्निक्स, यानी कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति या प्रतिपूरण टेक्निक्स। तो पहले हम स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स में जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं उन्हें इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि जो कलेक्टर करंट IC में चेंज आता है, कलेक्टर करंट IC जो है वो इस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक उत्पन्न करती है बेस करंट में कि बेस करंट में आया हुआ जो परिणामी परिवर्तन है वो कलेक्टर करंट में आए हुए चेंज को मिनिमाइज करता है। यानी कि IC के अंदर, IC के द्वारा इस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक उत्पन्न किया जाता है कि वो बेस करंट को इस प्रकार से परिवर्तित करे कि जो कलेक्टर करंट में जो परिवर्तन आया है उसको एक तरह से हम उसका प्रभाव को हम न्यूनतम कर सकें। इसका एक अवांछित प्रभाव भी होता है कि जो नेगेटिव फीडबैक है वो न केवल बायस वोल्टेज पर अप्लाई होता है, बल्कि जो AC सिग्नल, जो डिज़ायर्ड सिग्नल है जिसमें हमें एम्पलीफाई करना है, उसको भी वो नेगेटिव फीडबैक द्वारा उसका एम्पलीट्यूड कम कर देता है। तो इस समस्या का समाधान ये है कि हम सूटेबल कैपेसिटर्स का सिलेक्शन करें जो कि नेगेटिव फीडबैक को बाईपास कर देते हैं AC कंपोनेंट के लिए। मतलब आउटपुट वोल्टेज में के AC कंपोनेंट के लिए नेगेटिव फीडबैक को बाईपास कर देते हैं और केवल DC जो कंपोनेंट होता है उसको ब्लॉक करते हैं। चूँकि अधिकांश एम्पलीफायर AC एम्पलीफायर होते हैं, इसलिए ये जनरली इमीटर बायस और कलेक्टर टू बेस बायस इस प्रकार के सर्किट्स में इसको हम यूज़ करते हैं। तो पहला जो हमारा जैसे सेल्फ बायस है, इसके लिए हम अध्ययन करेंगे। सेल्फ बायस वोल्टेज डिवाइडर बायस का एक ये सर्किट यहाँ पे हमने प्रदर्शित किया है, जिसमें ये हमारा BJT है, NPN ट्रांजिस्टर है। इसके इमीटर में ये एक नेगेटिव फीडबैक के लिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ R1 R2 दो रेजिस्टेंस हैं जिनमें से बहने वाली करंट क्रमशः I1 और I2 है। IB जो है वो बेस करंट है। N जो है वो ग्राउंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमने इसे कॉमन किया हुआ है। तो इस सर्किट में एमीटर रेजिस्टेंस का ऑपरेटिंग पॉइंट को निर्धारित करने में मुख्य योगदान है। जैसे ही कलेक्टर करंट IC इंक्रीज बढ़ने की ओर प्रवृत्त होती है, और ये IC जो है वो बढ़ने की ओर क्यों प्रवृत्त होती है, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है, ICO जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसके कारण से और वो क्यों इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर का इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर के कारण ICO इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से IC जो है कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज होने की प्रयास कर रही है। तो इससे क्या होगा कि जो एमीटर रेजिस्टेंस है RE, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस प्रकार से इस दिशा में होगा कि वो इमीटर टू बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना चाहेगा। इससे बेस करंट जो है वो कम होगी, क्योंकि अगर ये जंक्शन रिवर्स बायस होने की ओर प्रवृत्त होगी तो बेस करंट कम होगी, जिससे क्या होगा कि
आईसी में बढ़ोतरी तो होगी लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होगी। किसकी तुलना में? कि अगर ये मान लीजिए यहाँ रिवर्स बायस नहीं होती तो तब बेस करंट अगर बढ़ी हुई होती तब कलेक्टर करंट और अधिक ज़्यादा बढ़ती, तो उसकी तुलना में अब जो है कलेक्टर करंट में वृद्धि है वो लेस होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से हम जो है स्टेबिलिटी फैक्टर एस का अब हम डेरिवेशन देखेंगे। तो इसके लिए हमने इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ किया है इसका डेरिवेशन के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला है सर्किट का। ये हमारा इनपुट जो लूप है इसमें आरबी इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और वीबी थेवेनिन वोल्टेज है। तो इसका मान क्या होगा वो हम देखें। तो जो थेवेनिन वोल्टेज है बेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है वीबी, उसका मान होगा वीसीसी इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी सिंपली वोल्टेज डिवीज़न हमने किया है यहाँ पे। और जो आरबी है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 और R2 का। ये R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि थेवेनिन जो थ्योरम है वो ये कहती है कि जो प्लस वीसीसी है, ये जो प्लस वीसीसी बैटरी है ये शॉर्ट सर्किट द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी। तो हमने इस वीसीसी को शॉर्ट सर्किट द्वारा रिप्लेस कर दिया। इससे तुल्य परिपथ में क्या होगा कि R1 और R2 प्रभावी रूप से एक दूसरे के समांतर क्रम में आ गए। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिखा। और इनपुट साइड में जब हम केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, तो ये हमारा इस लूप में जब हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया तो हमें ये इक्वेशन मिलती है वीबी माइनस वीबी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस आई सी प्लस आई बी इंटू आर ई। और कलेक्टर करंट आईसी का ये चिरपरिचित फार्मूला है आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी हो। यहाँ बीटा क्या है? एच एफ ई है ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड करंट रेशियो या फॉरवर्ड करंट गेन। इसकी वैल्यू जनरली जैसे कि 100 या इससे अधिक भी हो सकती है। आईसी हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट है। अब हम तो इस फॉर्मूले में हमने आईबी को अब हम आईसी के पदों में कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इसका पक्षांतर किया और बेस करंट को कलेक्टर करंट के पदों में ज्ञात कर लिया। आगे हमने इससे बेस करंट आईबी की वैल्यू इस इक्वेशन में वापस पुट की तो हमें ये मिलता है। ये व्यंजक आ जाएगा हमारे पास और इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये व्यंजक मिलता है। और इससे हम कलेक्टर करंट आईसी का हमें व्यंजक ये प्राप्त होता है। हमें ये कैसे पता चला कि हमें इस दिशा में बढ़ना है? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमें एस फैक्टर निकालना है। तो एस फैक्टर क्या होता है? डेल आई सी अपॉन डेल आई सी ओ। तो हमें इसका आई सी ओ के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो इसके लिए तो हमने यहाँ आईसी का आईसीओ के सापेक्ष अवकलन किया, यानी जो भी हमें आईसी का एक्सप्रेशन मिला था उसे हमने आईसीओ के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया है। तो हमें ये व्यंजक मिलता है। इसे हम फर्दर रीअरेंज करें तो एस की वैल्यू ये आती है। तो इससे हमें ये इन्फरेंस निकलता है, निष्कर्ष ये है कि यदि हमें एस की लो वैल्यू चाहिए तो इमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बेस रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। और ऐसा होने पर जो एस फैक्टर है वो यूनिटी की तरफ टेंड करेगा, इकाई की तरफ टेंड करेगा। अब हमें एस डैश, दूसरा अगला हमारा फैक्टर है एस डैश, उसे कैलकुलेट करना है। यानी कि ये कलेक्टर करंट का वीबीई वोल्टेज के सापेक्ष अवकलन है। तो हमने आईसी का जो हमारा जो व्यंजक था, मूल व्यंजक, उसी को अब हम वीबी के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हमें ये प्राप्त होता है। इसे हम फर्दर रीअरेंज करें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा एस डैश के लिए। इसे अब हम इसका अप्रॉक्सीमेशन कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे लिख सकते हैं
1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आर ई अपॉन आर ई प्लस आर बी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन आर बी प्लस आर ई। ये हमारा एस डैश हो गया। और इसे एस डैश को अगर हम एस के पदों में लिखना चाहें, यानी एस डैश को अगर हम, हमारा जो ऊपर व्यंजक था एस, इसके पदों में अगर हम लिखें तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली ये भी लिख सकते हैं माइनस एस डैश इज इक्वल टू माइनस एस अपॉन आर ई प्लस आर बी। तो यहाँ आप देखेंगे कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे हम वी में इंक्रीज करते हैं वोल्टेज में तो कलेक्टर करंट घटती है। अब हम एस डबल डैश जो हमारा तीसरा फैक्टर है उसे कैलकुलेट करेंगे, यानी आईसी का बीटा के सापेक्ष अवकलन। अब चूंकि आईसी का मान क्या होता है, ये है हमारा मूल व्यंजक ये था, इसे हमें क्या करना है, बीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आईसी यहाँ हम आईसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे के जो है एक नियतांक है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये आईसीओ के सापेक्ष जो है नियत है ये राशि। तो हमने ये के लिख लिया। और अब हम एस डबल डैश को बीटा निकालने के लिए हम आईसी को बीटा के सापेक्ष अवकलित करते हैं, तो हमें ये व्यंजक प्राप्त होता है के यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आर बी प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई माइनस बीटा के आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई होल स्क्वायर। अब ये जो हमने अवकलन किया है इसको फर्दर रीअरेंज करें, सॉल्व कर लें, तो हमें ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमें ये मिलेगा। तो एस डबल डैश को हम ओवरऑल एस के पदों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई सी अपॉन बीटा इंटू एस अपॉन 1 प्लस बीटा। तो यानी कि नेगेटिव फीडबैक जो एसी सिग्नल्स के लिए होता है उसको हम बाईपास कैपेसिटर्स कनेक्ट करके आर ई के अक्रॉस यानी इमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम बाईपास कैपेसिटर कनेक्ट करके भी जो है एसी सिग्नल के प्रति जो नेगेटिव फीडबैक है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह कैपेसिटर एसी सिग्नल के लिए एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। अब हम दूसरी जो टेक्निक है स्टेबलाइजेशन के लिए वो है कंपनसेशन टेक्निक। तो इसके द्वारा हम बायस को कैसे उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं और वो हम देखेंगे। तो स्टेबलाइजेशन की तुलना में कंपनसेशन टेक्निक हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि स्टेबलाइजेशन टेक्निक में किसी न किसी प्रकार का नेगेटिव फीडबैक प्रयोग किया जाता है जिससे कि हमारा जो डिज़ायर्ड एसी सिग्नल है उसके एम्पलीफिकेशन में भी कमी आती है। तो अगर हमें मान लीजिए हम इस बात पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और हम चाहते हैं कि नहीं एसी सिग्नल में किसी तरह का भी नेगेटिव फीडबैक अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें ताप परिवर्तन के विरुद्ध जो बायस में परिवर्तन आ रहा है उसकी क्षतिपूर्ति यानी प्रतिपूर्ति के लिए हमें कंपनसेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि डायोड, थर्मिस्टर या सेंसिस्टर द्वारा की जाती है। तो पहले हम डायोड कंपनसेशन देख लेते हैं वीबी के प्रति, यानी इस बेस टू इमीटर जंक्शन ये जो वीबी है इसके मान लीजिए आपने जो है ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया या आपका टेम्परेचर जो है वो परिवर्तित हो रहा है, तो जो वीबीई में जो परिवर्तन आएगा उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे? तो वेरिएशन इन वीबीई कैन बी कैंसल्ड बाय कनेक्टिंग ए डायोड इन सीरीज विद द इमीटर such that the voltage across the diode is in opposite direction to VBE। तो इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे डायोड को कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इस बेस टू मीटर जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के विपरीत दिशा में हो। सो द डायोड is kept biased in the forward direction by source and resistance RD. If diode and transistor are made of same material, then the voltage VO across the diode will have the same temperature coefficient minus 2.5 millivolt per degree centigrade।
यानी कि अगर ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं ट्रांजिस्टर और डायोड, तो इसका जो तापमान गुणांक है वो -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसलिए अगर अब हम यहाँ इनपुट के अंदर KVL लगाएं, तो KVL लगाने पर हमें ये व्यंजक मिलता है, V माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IC प्लस IB इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय RE प्लस VD इज इक्वल टू 0। VD जो है वो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। इसमें अब हमने बेस करंट की वैल्यू जो है वो पुट की है। बेस करंट को हम IC यानी कलेक्टर के पदों में जिस प्रकार से अब तक रखते आए हैं, बस वही हमने यहाँ पे IB को इससे रिप्लेस कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी। और इसको हम जब इस व्यंजक को जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हम डिड्यूस करते हैं, हमें डिडक्शन करने पर ये मिलता है, हमारा यह व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। और इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है व्यंजक V माइनस IC अपॉन बीटा ब्रैकेट RB प्लस RE प्लस बीटा RE ब्रैकेट क्लोज माइनस VBE प्लस VD प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाय इन द ब्रैकेट RB प्लस RE इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय ICO इक्वल टू 0। ये हमारा व्यंजक प्राप्त होता है। और इसे हम और फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें यह व्यंजक मिलेगा। और इस प्रकार से हमारा टारगेट ये है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा लक्ष्य ये है कि हम कलेक्टर करंट को जो है ज्ञात कर सकें VB और VD के पदों में। तो हमने IC को लेफ़्ट साइड में रखा और बाकी सभी को हमने राइट हैंड में ले गए, तो हमें ये IC का एक्सप्रेशन मिलता है। और इसको देखने से क्लियर है कि VB और VD जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो VB जो है वो VD को ट्रैक करता है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और ये ओवरऑल इसका नलीफाई हो जाता है, इसका इफेक्ट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा या ज़ीरो रहेगा। तो कलेक्टर करंट है जो है वो VB के वेरिएशंस के प्रति असंवेदनशील यानी इनसेंसिटिव रहेगी। अब हम देखते हैं डायोड कंपनसेशन फॉर ICO, यानी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उसके परिप्रेक्ष्य में डायोड कंपनसेशन कैसे होता है। तो इसके लिए हमारा जो सर्किट है वो इस प्रकार से होगा। इस सर्किट से आप देख सकते हैं कि ये डायोड हमने यहाँ लगाया है, इसकी स्थिति किस प्रकार से है। अब इस सर्किट के लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो इस सर्किट के लिए किरचॉफ वोल्टेज लगाने पर हमें ये मिलता है, इनपुट साइड में लूप पर हमने लगाया, तो हमें I जो है वो इस प्रकार से मिलती है। यहाँ पे जो I करंट है वो कौन सी करंट है, R1 रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट, यानी बायसिंग नेटवर्क के R1 रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट, जो कि एक कांस्टेंट राशि प्राप्त हो रही है, तो लगभग कांस्टेंट है। अब IB को हम लिख सकते हैं I माइनस I0, जहाँ I0 क्या है, इस डायोड से थ्रू फ्लो होने वाली करंट I माइनस I0। और IC का ये चिरपरिचित हमारा एक्सप्रेशन है ही, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ICO। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बेस IB की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इसको हम फर्दर रीअरेंज करेंगे, और यदि हम जानते हैं कि चूँकि बीटा की वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा होती है 1 से 100 या 150, तो इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट बीटा लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा को। इसलिए हम जो है हमारा कलेक्टर करंट का जो एक्सप्रेशन है वो हमें ये प्राप्त होता है, कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू बीटा I प्लस बीटा टाइम्स ICO माइनस I0। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि I0
जो है वो ICO को ट्रैक करती है और इसलिए कलेक्टर करंट जो है कांस्टेंट रहती है। अब हम थर्मिस्टर कंपनसेशन की बात करेंगे। थर्मिस्टर कंपनसेशन के लिए हम जो थर्मिस्टर क्या होता है, इट इज़ एक तापमान के प्रति संवेदनशील कंपोनेंट है जिसका कि नेगेटिव टेम्परेचर गुणांक होता है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो तापमान बढ़ने के साथ घटता है। जबकि सेंजिस्टर है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर से बना होता है और उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि सेंजिस्टर का प्रतिरोध जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो हम पहले थर्मिस्टर को लेंगे। तो द करंट इज फेड थ्रू थर्मिस्टर टू RE इज इंक्रीज्ड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा RT घटेगा, जिससे कि इमीटर रेजिस्टेंस को फीड होने वाली करंट भी जो है वो बढ़ेगी। तो इमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। ये वोल्टेज ड्रॉप जो RE के अक्रॉस है वो इस प्रकार की दिशा में है कि ये इमीटर टू बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करेगा, क्योंकि ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। अब जिस प्रकार से जो बेस करंट है वो कम हो जाती है क्योंकि ये रिवर्स बायस हो रही है जंक्शन, और इस कारण से कलेक्टर करंट जो है वो कलेक्टर करंट में जो हमारा टेम्परेचर के कारण जो वृद्धि हुई थी वो कंपनसेट हो गई है, यानी कि उसको बैलेंस कर दिया गया है बेस करंट में कमी के द्वारा। और जो ये थर्मिस्टर है इसको हम R2 के अक्रॉस भी लगा सकते हैं। यहाँ से हटा करके हम चाहें तो इसे R2 के अक्रॉस भी लगाया जा सकता है। अगर उससे क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो RT की वैल्यू कम होगी और इससे जो फॉरवर्ड बायसिंग बेस वोल्टेज है, यहाँ पे लगने वाला, इस बेस पे लगने वाला जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप वो कम होगा, क्योंकि इस बेस पे इसके अक्रॉस लगने वाला वोल्टेज है। तो वो वोल्टेज ड्रॉप जब कम होगा तो बेस करंट भी कम होगी और फलतः कलेक्टर करंट भी कम होती जाएगी, यानी कि कलेक्टर करंट में जो भी इंक्रीज हुआ है वो कंपनसेट हो जाएगा। तो अब हम सेंजिस्टर कंपनसेशन में देखें। इसमें RT की बजाय RS है। सेंजिस्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये RS बढ़ेगा। इस कारण R1 और RS का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा और इसलिए जो बेस पर अप्लाई होने वाली बायस वोल्टेज है वो कम होती जाएगी, जिसके कारण ताप के कारण जो IC में वृद्धि हुई है वो संतुलित हो जाएगी, यानी कि IC में जो वृद्धि है वो कम होगी। और हम चाहें तो अल्टरनेटली इस सेंजिस्टर को यहाँ से हटा करके और इस इमिटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा कि RE और RS का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, जिससे कि नेगेटिव फीडबैक भी बढ़ेगा और नेगेटिव फीडबैक बढ़ने के कारण जो कलेक्टर करंट है वो कम होगी। ये ठीक वैसे ही होगा जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो हमने जो देखा कि थर्मिस्टर और सेंजिस्टर के द्वारा हम किस प्रकार से कंपनसेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक का एक मुख्य योगदान है बायस स्टेबलाइजेशन में। धन्यवाद।